हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते होंगे। हमने पिछली वाली जो वीडियो था बेटा उसमें दो पार्ट कर लिए थे, जिसमें हम सेट 2 कर रहे थे 2025 का। इसमें दो पार्ट हमने कर लिए थे। ये हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने सभी बहुविकल्पी किए थे जो 1 अंक में आते हैं। पार्ट 2 में हमने सभी 2 नंबर वाले यानी 2 अंकों वाले क्वेश्चन किए थे जो 2 अंकों में आते हैं, वो सभी क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमारा पार्ट 3 जिसमें करेंगे हम सभी 4 अंकों वाले क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से सभी क्वेश्चन देखने, एक ही एक क्वेश्चन बोर्ड से संबंधित है और अच्छी संख्या में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न हमारा का नंबर लिखा है, दो सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है बेटा जो एक ही केंद्र से बने होते हैं। सह संकेंद्री यानी कि एक ही केंद्र से बने वृत्त, एक ही केंद्र से बने वृत्त कहलाते हैं हमारे सकेंद्री वृत्त। दो सकेंद्री वृत्त दिए, दोनों बना लो। कोई केंद्र होगा उससे मान लेना पहला वृत्त ये बना है, ऐसे ये हमारा एक वृत्त बना है। दूसरा वृत्त भी इसी केंद्र पे यानी प्रकार की नोक यहीं से रखकर दूसरा वृत्त बनाना है जो बड़ा बनेगा। इससे कैसा होगा वो बड़ा। तो दो वृत्त बनाने थे हमें, दोनों कैसे होंगे? सकेंद्री, एक ही केंद्र से। केंद्र मान लेना बेटा ये ओ है। आगे क्या लिखा है कि त्रिज्या 7.5 और 4.5 है। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी। छोटे वृत्त की यानी बड़े वृत्त की अगर त्रिज्या निकालोगे यहां से ये हमको 7.5 दी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कैसी होगी? छोटी। आगे देखो क्या लिखा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा क्या होती है? पर्दी से पर्दी को मिलाने वाली रेखा। बेटा बड़े वृत्त की जीवा यानी बड़े वृत्त से बनाएंगे। छोटे वृत्त को स्पर्श करती जाए यानी छोटे वृत्त को छूती हुई चली जाए, ऐसी बनानी है, छोटे वृत्त को छूती हो। ये बना लिया हमने, इसको नाम दे रहे हैं ए और बी। बड़े वृत्त की त्रिज्या अलग बना देंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या अलग। ऐसी बनाएंगे जिससे कि त्रिभुजनुमा आकृति बन जाए, जिससे कि हमें हल करने में आसानी हो। ये हमने त्रिज्या जोड़ दी। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई हमें दी है कितनी? 7.5 सेंटीमीटर। सेम इधर वाली होगी 7.5 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या कहा गया है, छोटे वृत्त की त्रिज्या। अगर इस वाली में लाइन को ऐसे मिला दूं और मान लूं जहां स्पर्श किया उस बिंदु का नाम है पी, तो ये वाली त्रिज्या हमारे पास दी है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है इस जो त्रिज्या दी है इसकी लंबाई, तो लिख देंगे माना बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। बिंदु पी पर स्पर्श करती है। अब यहां से जो मेन चीज अब चालू होती है, करना क्या है बेटा हमें? हमसे कहा गया है अब हमें ये पूरी लंबाई की ये जो लाइन है ये भी इसकी लंबाई निकालनी है। निकालोगे कैसे बेटा? एपी अलग दिखती होगी, इधर से बीपी अलग, दो त्रिभुज भी दिखते होंगे अलग अलग। लेकिन अगर ये कोण 90 का होता, ये कोण किसका होता? 90 का, तो दोनों ये लंब हो जाता और ये कर्ण आधार की लंबाई निकल जाती है आराम से। सेम काम इधर वाले त्रिभुज में कर लेते, ये कर्ण हो जाता, ये लंब और ये आधार की लंबाई निकाल लेते, दोनों को जोड़ देते तो क्या निकल जाती? जीवा। लेकिन ये कोण कितने का होना चाहिए? 90 का। ये है या नहीं कैसे पता लगा हमें? बेटा ये छोटे वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ये स्पर्श क्या है? स्पर्श रेखा। छोटे वृत्त पर क्या है? ये स्पर्श रेखा। फिर में 10.1 से हमने पढ़ा है
जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। फिर में 10.1 से जब वो लंब होती है, इसका मतलब कोण OPA और कोण OPB दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के। कैसे लिख सकते हैं बेटा, फिर में 10.1 से, फिर में 10.1 से क्या लिख सकते हैं बेटा, सॉरी, हाँ सही है, 10.1 से लिख क्या सकते हैं, ए बी है जो, इस पर लंब है कौन, ओपी। ओपी लंब होगा किस पर, ए बी पर, क्योंकि ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने को होंगे, 90 डिग्री के। तो लिख सकते हैं कोण ओपी है बराबर होगा कोण ओपी बी के, कितने डिग्री के होंगे, 90। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो त्रिभुज बन जाता है समकोण। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कोण OPA या त्रिभुज OAP, त्रिभुज OBP दोनों कैसे होंगे, समकोण। दोनों त्रिभुजों को अलग अलग हल कर लेंगे अब। तो लिख देंगे त्रिभुज OAP में हमारे पास OA दिया है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। हमारे पास OP दिया है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये OAP कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का, 90 का। ये वाला भी 90 का, इधर से ये वाला भी 90 का। तो हम लिख सकते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा ये OA दिया है, OP दिया है, निकालना क्या है हमें यहाँ से, AP। तो ये बात भी लिख दो यहाँ कि AP हमें फाइंड करना है, यानी कि निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण कितना है हमारे पास में, OA। लंब कितना है हमारे पास में यहाँ से बेटा, OP। आधार कितना है हमारे पास में यहाँ से, AP। OA कितना दिया है हमारे साथ पास, 7.5। OP कितना दिया है हमारे लिए, 4.5 प्लस AP हमें निकालना है, तो AP को ऐसा ही लिख दोगे। 7.5 स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 बार गुणा करनी है, या फिर इसका वर्ग निकाल दो। जिसको गुणा करनी है गुणा कर सकता है, वरना एक ट्रिक बता दे रहा हूँ वर्ग निकालने की। क्या होती है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है, कोई भी संख्या ले लो, अगर उसके लास्ट में लिखा है 5, जैसे यहाँ हमने पॉइंट को अगर भूल जाए तो केवल 75 लिखा है, इसका वर्ग निकालना है, लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग लिख दो। उसके बाद जो संख्या बचेगी उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। 7 के बाद कितनी आती है, 8। तो 7 और 8 की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। 7 अट्ठे 56। तो हमारा जो 75 का स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5625। 7.5 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 5625। यहाँ पॉइंट लगा था, 2 बार गुणा की है, पॉइंट 1 के बाद है, 2 बार गुणा करने के कारण ये पहुंच जाएगा 2 के बाद, 56.5625 हो जाएगा। अब ये इसको भी मान लो 45 है, दशमलव भूल जाओ, तो 45 का वर्ग कैसे निकालेंगे, पहले 5 का लिख दो, कितना होगा 25। फिर 4 के आगे कितना आता है, 5, 4 पंजे 20, 2025 आ जाएगा इसका। पॉइंट 1 के बाद है, लेकिन यहाँ किसके बाद लगेगा, 2 के बाद, क्योंकि स्क्वायर करने से या वर्ग करने से 2 बार गुणा करनी पड़ती है, तो दशमलव 1 की जगह 2 स्थानों के बाद आ जाएगा। एपी हमें निकालना है, इसको ऐसे ही लिख दो। जो निकालना है बेटा उसको लिख लेंगे, उसके बाद लिखते हैं बराबर वाले को। बराबर में कितना लिखा था, 56.25। 7 वाले को उठा के ले जाओ बराबर वाले के पास, ये इधर प्लस का, इसके पास आगे किसका होगा, माइनस। AP स्क्वायर बराबर 56.25 माइनस का 20.25। बेटा 25 और 25 घटाओगे 0 आएगा, दशमलव के बाद 0 लिखने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। ये बचा हमारे पास 56 और ये बचा 20। 56 में से 20 घटाना है डायरेक्ट, तो 56 में से 20 घटाओ कितना आएगा, 6 में से 0 जाएगा जी 6, 5 में से 2 जाएगा 3। तो AP स्क्वायर बराबर आ गया 36। जब स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जाते हैं तो बदल जाता है रूट में। यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाना है,
वरना प्लस माइनस भी लगाते हैं। माइनस की कभी भी दूरी होगी नहीं, दूरी हमेशा प्लस में आएगी, तो केवल प्लस का ही लेंगे, माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 36 रूट होता है बेटा किसका, 6 का। एपी बराबर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। एपी आ गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा सेम त्रिभुज अगर देखा जाए तो इसकी मिरर इमेज बन रही है इधर, जैसा ये है सेम ऐसा ही यही है। कर्ल यहाँ पर भी 7.5 है, कर्ल यहाँ पर भी 7.5 है, लंब 4.5, लंब इस वाले त्रिभुज का भी 4.5 है। तो डायरेक्ट पूरा हल ना करके केवल ये लिख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज OBP में जो बीपी का मान है वो कितना आ जाएगा बेटा, जितना एपी आया था उतना बीपी आएगा। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये एपी निकाल लिया, ये हमने बीपी निकाल लिया। हमें चाहिए थी पूरे जीवा, जीवा हमने मानी थी कितनी बेटा, एबी। तो अब एबी की लंबाई निकालोगे, एबी में क्या क्या शामिल है, ये एपी शामिल है, उधर से बीपी शामिल है, तो लिख देंगे एपी प्लस बीपी। एपी का मान 6, बीपी का मान 6, 6 और 6 12, एबी बराबर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं अतः जीवा की लंबाई बराबर होगी 12 सेंटीमीटर। जिसको समझ ना आया हो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी बेटा ये सवाल आप लोग नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बच्चे जाता हूँ एक तरफ। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमने अभी का नंबर सवाल कर लिया था बेटा, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर खा। लिखा है आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। क्यू टी जानते हो, क्यू टी, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर। देखो क्यू आर किधर है, ये देखा क्यू आर बटे में क्यू एस, ये देखा क्यू टी, ये देखिए तुम्हारी क्यू टी, पी आर ये इधर है। और कहा गया कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण एक बराबर दिखाया गया है कोण दो के। हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होना चाहिए त्रिभुज टी क्यू आर के। सबसे पहली बात, समरूप होने के लिए समरूपता पता होना जरूरी है। समरूपता की शर्तें क्या क्या होती हैं बेटा, 4 है। पहली होती है ट्रिपल ए, जिसके तीनों कोण बराबर हो, जिन दो त्रिभुजों के तीनों कोण कैसे होंगे, बराबर, वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। अगली होती है ट्रिपल एस, यानी उसके तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो या तीनों भुजाएं समानुपाती हो। तीनों भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। तीसरी होती है बेटा डबल ए, कोई दो कोण बराबर हो, ये तो इसी से संबंधित होती है। उसके बाद चौथी होती है एस ए एस। एस ए एस, एस ए एस क्या होती है, एक भुजा दूसरी भुजा और एक कोण। कहने का मतलब कोई एक कोण बराबर हो, उसके अलावा दो भुजाएं समानुपाती हों। दो भुजाएं समानुपाती कौन सी होंगी, अगर दो त्रिभुज बने ए बी सी, एक त्रिभुज बना है हमारा पी क्यू आर, मान ले रहे हैं इसका कोण बी और इसका कोण क्यू, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो ऐसे ऐसे लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये कोण जिन दो भुजाओं से बना होगा, ये कोण जिन दो भुजाओं से बना होगा उन दो भुजाओं का अनुपात ही बराबर लेना है। और अगर किसी और भुजा का अनुपात बराबर ले लिया तो ये शर्त भी हम नहीं लगा सकते। इधर कोण बी बना है इन दो भुजाओं से, इधर कोण क्यू बना है इन दो भुजाओं से, तो यही दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अगर इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और इनके बीच के कोण भी बराबर है तो त्रिभुज हमारे कहलाते हैं समरूप। इसी ऐसे समरूपता का ही प्रयोग बेटा इसमें करेंगे और इसको हल करेंगे। करना क्या है देखो, सबसे पहले डालोगे सॉल्यूशन, उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख लो, कॉपी में भी लिख लोगे इससे कि पेपर बार बार पलटना ना पड़े। क्या सिद्ध करना है बेटा, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। अब देख लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस कौन सा है।
पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, इसको अलग बना लूं ऐसे, ये बन रहा है पी क्यू एस। इसके अलावा एक त्रिभुज दिया है टी क्यू आर, एक बड़ा त्रिभुज दिया है टी क्यू आर। चाहे अलग बना लो, अगर इसमें बनाओगे, अलग बना ले रहे हैं इसको ऐसे, ये टी, ये क्यू और ये आर, ऐसे दिया है। अब हमारे पास दिया क्या है, और ये क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे क्यू एस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, इनका अनुपात दिया है, बराबर में दिया है क्यू टी बटे पी आर। क्यू टी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, एक भुजा तो ये वाली दे दी इधर वाली, एक भुजा दे दी हमारे पास इधर वाली ये, इसका अनुपात इसके अनुपात के साथ दे दिया। अब ये वाली भुजा दी है, तो इसका अनुपात भी ऐसी भुजा के साथ होगा जिनके बीच में एक कोण बराबर होगा। कोण बराबर दोनों में कौन सा होगा, ये लिखा है त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, दोनों में क्यू आ रहा है, इसका मतलब लिख सकते हैं हम, ये जो कोण क्यू है ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ना, इसे सेम कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, कोण एक यानी कोण क्यू, तो उभयनिष्ठ होने के कारण एक ही कोण दोनों में आ रहा है तो बराबर ही रहेगा। जैसे ये कोण क्यू है और ये भी कोण क्यू है, अगर पूरा त्रिभुज एक साथ बनाते ही है ऐसे, तो ये कोण क्यू इस छोटे वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले में भी आ रहा है, तो कोण क्यू बराबर होगा कोण क्यू के। अगर कोण क्यू के बराबर होगा तो इस कोण को बनाने वाली दो भुजाओं का अनुपात ही बराबर करना होगा, ये बताया था मैंने अभी एस ए एस से। अब इस वाले कोण को इधर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी बना रही है, एस टी और क्यू आर, इसको कौन सी बना रही है बेटा, क्यू एस और क्यू पी, या पी क्यू बोल सकते हैं, ये क्यू पी बना रही है, लेकिन हमें यहाँ पर जो अनुपात दिया है बराबर वो दिया है केवल पी आर का, तो बहुत छोटा सा काम है, केवल पी आर की जगह हमें क्यू पी तो लाना है या पी क्यू, अगर हम ले आए तो सिंपल सा सवाल है, हल हो जाएगा। करते हैं इसको, क्या होता है देखो बेटा, हमारे पास दिया है कि कोण एक बराबर है कोण दो के, ये हमें दिया है। अगर कोण एक बराबर है कोण दो के, बेटा त्रिभुज ले लें हम पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण दो, ये हमको दिया है। अगर कोण एक बराबर दिया है कोण दो के, त्रिभुज पी क्यू आर में, अभी एस को भूल जाओ बिल्कुल, पी क्यू आर में, ये 9th में भी फिर में पढ़ी होगी तुमने, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है या आमने सामने के कोण बराबर है, तो वो भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। जैसे ये त्रिभुज है कोई, अगर इसके आमने सामने कोण बराबर है तो ये आमने सामने की भुजाएं भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। सेम पी क्यू आर में कोण एक बराबर है कोण दो के, इसलिए बेटा भुजा पी क्यू बराबर हो जाएगी किसके, पी आर के, क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर होगा पी क्यू के, इसको मान लेंगे समीकरण एक। अब आगे हमें सिद्ध जो करना है वही त्रिभुज दोनों लिख दो, लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में एक कोण बराबर करना है और जो भुजाओं का अनुपात दिया है उस अनुपात को सही करना है। कोण कौन सा बराबर है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज ये वाला, और एक त्रिभुज दिया हमारे पास में पी टी क्यू आर, टी क्यू आर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दिया है ये वाला, पी क्यू आर। बेटा ये क्यू तो दोनों में आ रहा है तो लिख सकते हैं कोण क्यू बराबर होगा कोण क्यू के, क्योंकि कैसा है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण हमेशा कैसे होते हैं बेटा, आपस में बराबर। आगे क्या करना है, और कोण एक बराबर है, सॉरी कोण क्यू बराबर कोण क्यू लिख दिया हमने, उसके बाद हमारे पास दिया है बेटा क्यू आर अपॉन में क्यू एस, एक कोण बराबर हो गया। अब इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर करना है, तो जो दिया है पहले उसको लिख लो, क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर दिया है क्यू टी बटे पी आर के, ये बराबर लिख देंगे। अब
समीकरण 1 से पी आर बराबर पी क्यू रखने पर पी आर बराबर पी क्यू रखने पर ये लिखा है क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी। पी आर की जगह रख सकते हैं बेटा पी क्यू, जहाँ पी आर है वहां क्या रख देंगे पी क्यू। अब कोण जो बराबर है, कोण ये क्यू बराबर किया था, इसको बनाने वाली भुजा कौन कौन सी, क्यू आर बटे क्यू एस। क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, क्यू एस छोटे वाले। बड़े और छोटे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। ये दोनों भुजाएं किसको बना रही है, कोण क्यू को। अब क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी होगी हमारे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, पी क्यू होगी हमारे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा। ये भुजा और ये भुजाएं मिलकर तो कोण क्यू को बना रही थी, यानी कि हमने दो भुजा बराबर कर दी, दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया और उनके बीच का कोण भी बराबर कर दिया। इससे हम यहां लगा सकते हैं बेटा एस ए एस समरूपता से की कसौटी से लिख सकते हैं त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज लिए थे हमने, पी क्यू एस समांतर होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू एस समांतर होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर दिखाया, हम जीत गए। आगे ये लोग आप लोग नोट कर लो, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना, पुनः बता दिया जाएगा। ये अभी आप लोग नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर ख कर लिया था बेटा हमने, अभी हमारा सवाल नंबर ग जो है एपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का सवाल है। समांतर श्रेणी के सवाल बहुत ज्यादा कठिन वैसे भी नहीं लगते हैं, सरल ही होते हैं, बढ़िया से समझ आएगा, देख सकते हैं बेटा। लिखा एपी 21, 18, 15 और आगे भी होगी ऐसे ही डॉट 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 के कितने पद लिए जाए, हमें नहीं पता कितने पद हैं, हमसे केवल कहा गया कि कितने पद लिए जाए कि उनका योग -81 हो जाए। योग के बारे में कहा गया कितना हो जाए योग -81। इसका मतलब बेटा में एस एन दिया है, योग को किससे लिखते हैं एस से, एस एन से कितना दिया है हमें -81। हमने योग के दो फॉर्मूले जाने होंगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 5 अच्छे से वो सुन लो, नहीं पढ़ा है तब भी देख लो, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा बेटा। एस एन बराबर सूत्र होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी सवाल उतने अच्छे से ही हल कर सकते हो जितना कि उसके बारे में जानकारी होगी। कहने का मतलब उसका अगर कोई सूत्र लग रहा है तो वो कॉन्सेप्ट कोई लग रहा है तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर पता है तब हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे, नहीं पता है तो सवाल नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यहाँ एस एन दिया है तो एस एन का सूत्र पता होगा तो सवाल आसानी से हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा हमें क्या क्या मान निकालने हैं। जैसे एन का मान, यानी हमसे पूछा जाए कितने पद है, हमें नहीं पता है तो पद मान लेंगे एन, लिख देंगे माना एन पद है श्रेणी में, माना एपी में एन पद लिए जाए, एन पद लिए जाएं। तो हमने एन पद मान लिए तो एन का मान तो निकालना ही पड़ेगा। इसका मतलब एन पद लिए जाएं तो क्या निकालना है हमें एन, और क्या क्या चाहिए, एस एन का मान -81 दिया है, 2a यानी a का मान चाहिए, a का मान श्रेणी से निकाल देंगे, n का मान हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और किसका मान चाहिए d। d होता है बेटा सार्वंतर। d कैसे निकालते हैं, कोई भी दो पद ले लो, उसमें से दूसरे वाले पद में से हमेशा उसके पहले वाला पद घटा दिया जाता है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दिया जाता है। जैसे बेटा a का मान निकालना है और d का, फोकस हमारा ए और डी पे ही होगा। ए का मान क्या होता है बेटा, जो पहला पद होगा दिया हुआ वही ए होता है। पहला पद कितना दिया 21, तो ए का मान हो जाएगा 21। ए का मतलब ही होता है बेटा प्रथम पद। आगे हमें निकालना बेटा डी, श्रेणी के कोई से दो पद निकाल लो, उठा लो एपी के समान, जो भी सार्वंतर यानी डी का मान आएगा वो सबसे बराबर ही आएगा। अगर हमें यहाँ से निकालना है बेटा डी का मान, तो चाहे ये दो उठा लियो चाहे ये दो, बस जो आगे आएगा उसको पहले लिखियो, फिर माइनस लगा के उसका पहले वाला लिख देंगे। जैसे मुझे दो पद ले लिए मैंने 18 और 21, तो 18 पहले माइनस लगा के 21,
18 में से 21 घटाएंगे बचेगा माइनस का 3, तो डी का मान आ गया हमारे पास माइनस का 3। जो दिया उससे सूत्र कर लेंगे, सवाल कर लेंगे बेटा। एस एन बराबर दिया माइनस का 81। एस एन का फार्मूला क्या होता है बेटा, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है माइनस का 81। एन का मान जब निकालना है तो कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रहने दो। 2 गुणा ए का मान है हमारे पास कितना 21 प्लस एन निकालना है, डी का मान हमारे पास है माइनस का 3 बराबर माइनस 81। बेटा ये दो सबके भाग में है, इधर ले जाओ किस में हो जाएगा, गुणा में। ये बचेगा इधर केवल एन, 21 दूनी 42, ये माइनस 3 के एक कर गुणा हो जाएगी इधर, एन से करेंगे माइनस का 3n, 3 एकम 3, माइनस और माइनस प्लस बराबर माइनस का 81, और ये दो भाग वाला कहाँ जाएगा बेटा, गुणा में। ये n, ये 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, माइनस का 3n बराबर 81 दूनी हो जाएगा बेटा 162। बेटा n की गुणा कर लेंगे एक एक करके ऐसे। पहले 45 होगी तो कितना लिखोगे, 45n माइनस 3 और n की जगह हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि एक n से गुणा होगी और एक n है हमारे पास तो हो जाएगा n स्क्वायर। ये माइनस का 162 उठा के धर ही ले आओगे तो माइनस वाला किसका हो जाता है, प्लस का, बराबर में क्या रह जाएगा 0। स्क्वायर वाली घात को पहले लिख लो, उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी और बराबर में 0। बेटा माइनस पहले वाले पद को माइनस का रखना नहीं होता है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 3 भी कॉमन ले लो, माइनस 3 हो जाएगा कॉमन, बचेगा कितना यहाँ एन स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो प्लस की जगह भी माइनस आएगा, 15 तियाँ 45 प्लस की जगह माइनस, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, एक बचा, 3 चौक 12, बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 0। ये 3 जीरो की साइड में जाके 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास एन स्क्वायर माइनस का 15n माइनस का 54 बराबर 0। अब हमें गुणनखंड करने हैं बेटा इस 54 के, इस 54 को बांटना है दो भागों में कि घटाने पर 15 आए। तो अगर किसी को डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात है, वरना ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। गुणनखंड कर लेंगे, कैसे करने हैं बेटा, इन सबको गुणा करो, दो भागों में बांटो केवल। जैसे मैं ले लिया 3 तियाँ 9, 9 के साथ ले लिया 2 को, 9 दूनी 18, अब कितना बचा 3, तो 3 को लिख लो, यानी 18 की गुणा 3 से करोगे, 18 गुणा 3, 18 तियाँ हो जाएगा 54, 18 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 15। तो यहाँ से हमारे फैक्टर मिल गया 18 और 3। जो भी आएगा वो लिखना किसकी जगह, 15 की जगह, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। 18 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 15, और क्या साथ में n माइनस 54 बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज कर देते हैं, यानी बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का 18n, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 3n माइनस 54 बराबर 0। यहाँ के दो दो के जोड़े बनाते हैं, बना लिए बेटा, n कॉमन ले सकते हैं, जोड़े बना के करते हैं कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लो, दोनों जगह n है, n कॉमन हो जाएगा n माइनस 18। सेम ब्रैकेट इधर बनानी है, इधर n है लेकिन यहाँ 3 के साथ n है, इसका मतलब ये प्लस का 3 हटाना पड़ेगा, n बचेगा, 3 यहाँ से हटाया, 3 यहाँ से भी हटेगा, क्या बचेगा गुणा करके देख लेते हैं, 3 एकम सॉरी भाग 3 एकम 3, 2 बचेंगे, कितना हो गया 3 अट्ठे 24। जो एक जैसी ब्रैकेट है उसको एक बार, जो बच गया उसको एक बार, एक जैसी ब्रैकेट एक बार लिख दी, n प्लस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0, n का मान निकालना है, दोनों के बराबर 0 कर दो, ये हो जाएगा बेटा n बराबर 18, माइनस वाला जाएगा प्लस में, n बराबर माइनस का 3। ये माइनस वाला कभी लेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी पद को हम माइनस नहीं बोल सकते,
1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, -1 पे कोई होगा नहीं होगा। तो n का मान कितना आ गया 18 और ए हमें निकालना था, तो लिख सकते हैं अतः एपी के 18 पद लेने होंगे। 18 पद लेने होंगे जिससे कि योग कितना आ जाए बेटा -81। यहाँ हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। उसमें हम आगे के जो 3 क्वेश्चन आएंगे उनको कराएंगे, उसके बाद करेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो बेटा अच्छी तैयारी के लिए जुड़े रहो हमसे और इसको शेयर भी करते रहो जिससे कि दोस्तों के नंबर भी अच्छे आ जाए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।